न्यूज के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूनम भारती और अब प्रस्तुत है इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। BSES के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला धिक्कार मोर्चा। 4 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला हैवान माहिम पुलिस की गिरफ्त में। आब्राकाडाब्रा हैरी पॉटर से प्रेरित नहीं, कहा धीरज कुमार ने। जरूरी सुविधाओं से वंचित उपभोक्ता अदालत। आदिवासी महिला के साथ बलात्कार के प्रयास के मामले में माणिकपुर पुलिस की भूमिका संदिग्ध। BSES द्वारा जबरन सुरक्षा राशि वसूलने के विरुद्ध कई राजनीतिक दलों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम के चलते उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस ने सांताक्रुज स्थित BSES कार्यालय पर धिक्कार मोर्चा निकाला। रिलायंस द्वारा BSES को खरीदे जाने के बाद अपेक्षा की जा रही थी कि उनका कारोबार सुधरेगा, परंतु सुधरने के बजाय कंपनी ने आते ही ग्राहकों पर सुरक्षा डिपॉजिट के नाम पर नया बोझ लाद दिया। कंपनी के इस नए कदम से ग्राहकों में भारी असंतोष व्याप्त है। ये बिल 2 महीने में 300 रुपया आया, वो मैंने भरा और ये 4,500 फिर आया। मैंने ये कंप्लेंट दी कि ये बिल मंदिर का भगवान भरेगा कि हम भरेंगे, तो उन्होंने क्या बोला, बिल आपको भरना ही पड़ेगा। मैंने ये बिल भर दी 4,500 रुपए। हमारे घर में कितना तकलीफ हो रही है वो हम जानते, वो रिलायंस वाला नहीं जानता है। तो उसको बोलो क्या कि वापस बिल के जितने पेमेंट ज्यादा लिया है सबके गरीबों का सबका पैसा वापस लौटा है, या तो 6 महीना बिल फ्री भेजे। वो ग्राहकों में व्याप्त असंतोष व्यक्त करने के लिए उत्तर पश्चिम जिला कांग्रेस के एक विशाल धिक्कार मोर्चा निकाला। इस मोर्चे का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कमरुद्दीन मर्चेंट व युवा जिला अध्यक्ष सुभाष पाशी ने किया। धिक्कार मोर्चा संबोधित करते हुए सुभाष पाशी ने कहा कि यह सब केंद्र सरकार की चाल है जिससे रिलायंस हम पर दबाव बना सके। BSES अधिकारियों से मिलने के बाद अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि रिलायंस व BSES ने अपनी मनमानी बंद नहीं की तो हम सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। ये BSES का मसला जो है, जिस तरह से दिल्ली में बैठे केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने बैठ करके ये BSES को रिलायंस के हाथों बेच दिया है, ये जग जाहिर है कि किस तरह से उन्होंने कैसे घपलेबाजी की, कितना पैसा उन्होंने लिया, रिलायंस को BSES दे दिया, रिलायंस का मोबाइल उन्होंने चालू कर दिया। रिलायंस आने के बाद जो रिलायंस कंपनी ने बड़े बड़े नेताओं को पैसा दिया है, वो पैसा वसूलने के लिए आज जनता से 250 करोड़ रुपए का खामियाना भुगतना पड़ रहा है। जो जनता को कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए का हमारा घाटा है, वो 250 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार, केंद्र में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, जिन लोगों को ये रिलायंस कंपनी के लोगों ने दिया है, जो आज गरीब जनता के ऊपर वो आज वसूलने बैठे हुए हैं। उन्होंने जनता को लालच दिया कि 500 रुपये में हम मोबाइल लोगों को दे रहे हैं। 500 रुपये में आज लोग सोचे कि चलो 500 रुपये में मोबाइल मिल रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। 500 रुपया मोबाइल, जिस तरह से आज 1,000-1,500 रुपये का वो बिल लोगों के पास भेज रहे हैं, 2,000 रुपया कमाने वाला 1,500 रुपया बिल कहाँ से भरेगा। वो आदमी जाके कहता है कि मुझे मेरा मोबाइल कैंसिल करना है, तो कौन सा कानून है कि तुम्हें 30,000 भरना पड़ेगा, 15,000 भरना पड़ेगा, 36 महीने का भाड़ा भरना पड़ेगा, तो हम मोबाइल कैंसिल करेंगे। नहीं, यदि आप बिल नहीं भरते तो आपके घर की लाइट काट देंगे। ये दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है, किस कानून में लिखा गया है कि मोबाइल के बिल न भरने पे घर की लाइट काट दी जाए, और घर की लाइट का बिल न भरने से मोबाइल काट दिया जाए। तो ये धीरूभाई अंबानी और रिलायंस कंपनी ने आज देश के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ को लोगों के सामने लाने के लिए हम जी जान से उत्तर पश्चिम जिला, उत्तर पश्चिम युवा कांग्रेस सब लोग मिलकर के रास्ते पे उतरेंगे, धरना देंगे, मोर्चा करेंगे, अनशन करेंगे। जब तक इसका फैसला नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि सुरक्षा डिपॉजिट के मामले में
बिजली नियामक प्राधिकरण द्वारा सुरक्षा राशि भरने की सूचना पर अमल स्थगित कर दिया गया है। अतः ग्राहकों के लिए फिलहाल डिपॉजिट भरना अनिवार्य नहीं है। ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए बनी उपभोक्ता अदालत आज भी जरूरी सुविधाओं से वंचित है। भारत सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने से वहां के अधिकारी भी चिंतित हैं। पेश है द सिटी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। मुंबई सीएसटी पर स्थित ग्राहकों की सुविधा के लिए 1987 में बनी उपभोक्ता अदालत इतने वर्षों बाद भी जरूरी सुविधाओं से वंचित है। वहां पर पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी न होने से वहां करीब 11,000 केस पेंडिंग है। सरकार द्वारा ध्यान न देने से वहां के अधिकारी वर्ग भी खासे नाराज है। महाराष्ट्र के बाद इसे है कि महाराष्ट्र में 34 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स है, स्टेट कमीशन है, और लास्ट कपल ऑफ इयर्स मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। हाईकोर्ट में बहुत ऑर्डर दिए है, तो अभी गवर्नमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन हमारी नीड इतना बड़ी है तो वो तो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन दे आर नॉट एबल टू डू इट। बट नाउ इस वर्किंग चला है। फोरम स्टैब्लिश हो रहे हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए जो थोड़ा सा पानी चाहिए, खाना चाहिए, वो उतना नहीं मिलता जितना जरूरत है। उन लोगों का कहना है कि यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोगों को न्याय किस तरह देंगे। मेरे पास 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से काम पड़ा हुआ है, और इसके लिए हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करके हमारा डिमांड उधर नोन करके रखा है कि भाई ये काम हमको चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, और जो ग्राहक को इससे न्याय मिलना चाहिए वो पूरी तरह से ग्राहक को न्याय नहीं मिल सकता है, और हमको भी काम करने का जो समाधान मिलना चाहिए सब कर्मचारियों को, वो भी नहीं पूरा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट से जो स्टाफ आना चाहिए वो भी नहीं मिलता, और फिर जो आए वो पूरी तरह से इधर पूरे टेन्योर में काम नहीं करते, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, राजीनामा देते या दूसरी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर ले लेते। तो ये ऐसा जो काम जमा हो जाता है, वो जमा होने की वजह से जूने काम में नया काम मिक्स होता है, और ऐसा फिर हमारे पास पूरा फाइल जमा हो जाता है। आज हमारे पास 11,000 के ऊपर फाइल जमा हुआ है। 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। या स्टेट कमीशन जो राज्य आयोग है उन्होंने भी आदेश दे दिया है, जो कि हमारी तरफ से हो गया है, फिर भी उसके ऊपर 2.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ना गोलापुर मंच काम करता है, न राज्य आयोग काम करता है, ना कि पुलिस काम करता है। जब भी वो कोल्हापुर मंच उनके ऊपर NBW यानी कि नॉन बेलेबल वारंट आदेश कर देता है, तब उसके ऊपर उसको पुलिस ने पकड़ना चाहिए। वो भाग के यहाँ राज्य आयोग में आता है, स्टेट कमीशन में आता है, और वो यहाँ से स्टे ऑर्डर ले लेता है। ऐसा किस्सा तकरीबन 2.5 साल से चल रहा है। इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए हम कंज्यूमर कोर्ट को भी दोषी मानते हैं, और विरुद्ध पक्ष दोषी है ही, उसमें कुछ है ही नहीं, बिकॉज हमारा पैसा गया और उन्होंने पैसा खाया हुआ है। और कंज्यूमर कोर्ट इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और कुरार पुलिस स्टेशन जो कुरार में है वो भी इतना टाइम क्यों लगा रहा है, वो उसको पकड़ता क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है इसमें सरकार का कोई वो है कि नहीं है? यस, सरकार का तो बहुत दोष है उसमें, क्योंकि वो कंज्यूमर कोर्ट को गौर नहीं कर रहा है और पुलिस को भी गौर नहीं कर रहा है। वर्धा जिले के दलित निवासी बाबा राव बगाड़े पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने हेतु वंदे मातरम प्रतिष्ठान द्वारा मुंबई स्थित प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्धा जिले के बामुड़ गांव रहवासी बाबा राव वामन राव बगाड़े ने प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों को बताया कि किस तरह पुलिस और राजनेता मिलकर उनकी लड़की को अगवा कर लिए हैं। बगाड़े ने बताया कि जुलाई महीने में सचिन भास्कर बोबड़े नामक युवक ने उनकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की शुभांगी को बहला फुसलाकर भगा ले गया, और इतने महीने बाद भी उसका कोई पता नहीं चला, और उनकी बेटी को भगाने वाला सचिन भास्कर बोबड़े खुलेआम घूम रहा है। उन्होंने पुलिस में सचिन के खिलाफ कंप्लेंट भी किया और वहां के लोकल विधायक से भी कहा, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। बेबीताई राऊतनी सचिनला आणि शुभांगीला बस स्टँडवर बघितलं। त्यानंतर गावात तिने मला सांगितलं, हे दोघेही बस स्टँडवर होते। त्यानंतर मी कारवाई की त्याच्या नावाने केली। त्यावेळेस मला माहीतच नव्हतं ते बस स्टँडवर आहे म्हणून पुलवाला, बस स्टँडवर पुलवाला। तेव्हा गावातली बाई परत आली दुसऱ्या दिवशी, तिथून 2-3 दिवसानंतर सांगितलं तिने। तोपर्यंत पोलिसांनी मला नातेवाईक शोधायला सांगितलं का तुमचे नातेवाईक शोधा, नंतर आरोपीचा शोध घ्या
नंतर पोलीस स्टेशनला येऊन रिपोर्ट. अजूनपर्यंत काहीच नाही केलं पोलिसने. म्हणजे आम्हाला त्या गावामध्ये आता जगणे कठीण झाले आहे. इतका दहशतवाद ठरला आहे. पोलीस कडला धाक पण आहे. खून करण्याची धमकी देऊ, आम्ही मारून टाकू तुम्हाला, तुम्ही जर याच्या पुढे कोणती कारवाई नहीं केली. तब वंदे मातरम संस्था उनकी मदद के लिए सामने आई. हम लोग ये इशू को एक तरह से एक स्टेज पे लेके आए हैं. अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो जैसे हमको जैसा जितना ज्यादा सहयोग हमको आप लोगों से मिलेगा, मीडिया से मिलेगा, उसके बाद में पूरा दबाव बन जाएगा एक तरह से. वो पूरे जो पुलिस पार्टी जो इन्वॉल्व है या उधर का जो लोकल नेता लोग हैं उनके ऊपर एक दबाव आ जाएगा. और हम यही चाहते हैं कि उधर कार्रवाई हो. इनका जो लड़की जिसका नाम शुभांगी था 8 जुलाई से लापता है, आज की तारीख में वो जिंदा है या नहीं है, उसका क्या हुआ है, ये जो मूलभूत सवाल जो उठ रहे हैं उनका निराकरण हो. और जो दोषी है ये सचिन बोबड़े का और 4 लड़कियों का ऐसे ही प्रकरण यही पुलिस स्टेशन ने दबाए हुए हैं जो फाइल्स क्लोज की गई है. वैसे ही दहशत का माहौल शायद उन परिवारों के लिए भी किया गया रहेगा उस टाइम पे. तो ये इशू कभी आया ही नहीं होगा. तो जो सचिन बोबड़े है उसको कौन पीछे डाल रहा है, उसका रीजन क्या है, ये सब जो मूलभूत क्वेश्चंस हैं ये सब उठने चाहिए. उसके लिए हमको आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है. इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स में आयोजित एक सम्मेलन में इकोनॉमिक्स फॉर सस्टेनेबिलिटी नामक पुस्तक का विमोचन पूर्व कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख के हाथों हुआ. इस पुस्तक के लेखक यूके की रिसर्जेंस पत्रिका के संपादक सतीश कुमार हैं. इंडियन मर्चेंट चैम्बर द्वारा एक पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन किया गया. इस समारोह में यूनाइटेड किंगडम की रिसर्जन पत्रिका के संपादक सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक इकोनॉमिक फॉर सस्टेनेबिलिटी का विमोचन किया गया. To launch my book No Destination, which is my autobiography. This was published in the UK first, then it was published in America and in other countries like Japan and Korea and Thailand and many other countries, but only now it is being released in India. इस पुस्तक का विमोचन पूर्व कैबिनेट सचिव बीजी देशमुख के हाथों संपन्न हुआ. शांतिपथ नई दुनिया की ओर नामक एक आध्यात्मिक दिव्य मेले का आयोजन प्रभादेवी स्थित नरदुल्ला टैंक मैदान में किया गया. 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन इंपा अध्यक्ष व समाज सेविका श्रीमती स्मिता ठाकरे के हाथों संपन्न हुआ. प्रभादेवी स्थित नरदुल्ला टैंक मैदान में शांतिपथ नई दुनिया की ओर नामक एक आध्यात्मिक दिव्य मेला का आयोजन किया गया है. इस मेले का आयोजन दादा शाखा की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया. इस मेले का मुख्य उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई शांति को प्राप्त करने के तरीके के बारे में बताया गया है. यह मेला 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा. इस मेले में मुफ्त चिकित्सा केंद्र का भी आयोजन किया गया है. इसके साथ ही शांति अनुभूति प्रदर्शनी, तनाव एवं व्यसन मुक्त प्रदर्शनी, श्रेष्ठ समाज पुनः निर्माण प्रदर्शनी, विश्व नव निर्माण चित्र प्रदर्शनी आदि का भी प्रदर्शन किया जाएगा. जो शांति की ओर लेके जाता है, मन शांति, जो कि हर किसी को अपने जीवन बिताने के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा जीवन बिताने के लिए. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो कार्य हमारी माताएं कर रही हैं, उनको हमारे जैसे व्यक्तियों ने, हमारे हर एक समाज के व्यक्तियों ने सहकार्य देना चाहिए, उनके साथ साथ चलना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए. मेरा तो यही भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी संस्थाएं बहुत सारी निकले, हर जगह निकले और हमारे जैसे लोगों को उनका मार्गदर्शन हो. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद एक बार फिर द सिटी न्यूज में आपका स्वागत है.
नकली स्टैंप बनाकर लोगों को गुमराह करने वाले गिरोह को पिछले दिनों विलेपार्ले पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह असली दस्तावेजों पर नकली स्टैंप लगाकर बैंकों से लोन लेते थे। इस तरह से उन्होंने लाखों रुपयों की हेराफेरी की। ये मामला उस समय सामने आया जब इस गिरोह ने बैंक ऑफ बड़ौदा विलेपार्ले ब्रांच से भी इसी तरह के फर्जी दस्तावेज दिखाकर लोन लिया। जब ये दस्तावेज जीपीओ में भेजा गया तो वहां के अधिकारियों ने बताया कि दस्तावेज तो असली है पर उस पर लगे स्टैंप नकली है। ये खुलासा होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके पश्चात इस केस की छानबीन शुरू हुई। इस घटना पर अधिक रोशनी डालते हुए एसीपी कुरने ने कहा कि इन अपराधियों को पुणे से पकड़कर लाया गया है। 6 दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लेकर पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने बताया एक महिला ने सर्टिफिकेट गिरवी रखे थे बैंक में और उसमें उन्होंने 2 लाख का लोन लिया है। जब ये सर्टिफिकेट जीपीओ में भेजे तो वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, लेकिन उसके ऊपर जो स्टैंप है वो जीपीओ के नहीं है, बोगस स्टैंप है। इसके लिए इसकी वैल्यू 0 है। जब वो कंप्लेन करने के लिए इनको ठगाने वाली जो महिला है उसके खिलाफ उन्होंने यहाँ विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में अपना ऑफेंस दर्ज किया, कंप्लेंट दिया। हमने ऑफेंस रजिस्टर किया। बाद में विलेपार्ले पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर ठाकुर साहब और उनका जो स्टाफ है उन्होंने मेहनत करके ये लेडीज को ढूंढ निकाला जो पुणे में थी। पुणे में हमारे लोकानी साहब पुलिस उपायुक्त उन्होंने काम किया था। उन्होंने वहाँ के स्टाफ को फोन करके बताया, हमारा स्टाफ वहाँ भेजा गया और वो औरत को पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद ये मालूम हो गया कि ये औरत ने और 2 साथीदार है और 2 साथीदार की मदद लेकर उन्होंने चोरी किए हुए जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर नाम डाला, अपना खुद का नाम डाला और पिताजी बीमार है, लोन चाहिए, ऐसा करके उसने पार्ला में बैंक से लोन उठाया। ऐसा उन्होंने 6 जगह पे काम किया है। करीबन 30 लाख का ये मामला है और बोरीवली, कांदिवली, अंधेरी, विलेपार्ले ये जगह पे उन्होंने एक फ्रॉड किया है। उसमें मानवता को कलंकित करने वाली यह घटना माहिम पुलिस थाने की हद में घटी, जब एक 20 वर्षीय युवक को 4 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में माहिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस समय हैवानियत की इंतहा हो गई जब रिजवान फारूक किरकिरे नामक एक 20 वर्षीय युवक ने 4 माह की दूध पीती बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के कुछ ही घंटे के अंदर माहिम पुलिस ने रिजवान नामक इस दरिंदे को धर दबोचा। इस घटना की जानकारी देते हुए माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री आनंद चौहान ने बताया कि आरोपी उस बच्ची का पड़ोसी था और रात को जब बच्ची ज्यादा रो रही थी तो वो उसे करीब 11:30 बजे बाहर घुमाने ले गया और वहीं पर यह दुष्कर्म किया। 14 की नाइट को हमारे पास रिपोर्ट आया कि एक लड़की को 4 महीने की बच्ची को तो नायर हॉस्पिटल में एडमिट किया और हेवी ब्लीडिंग की वजह से ऑफिसर इमीडिएटली वहाँ जाके इंक्वायरी किया तो उनकी माँ ने एक कंप्लेंट दे दिया है कि उसके साथ एक नेबर में रहने वाले लड़की ने गलत काम किया और उसको ब्लीडिंग हुआ है कर दिया। इसलिए ऑफिसर ने इमीडिएटली कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया है और उसके बाद हमने ये जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट दिया है लड़के के खिलाफ रिजवान किरकिरे करके उसको अरेस्ट किया 1 घंटे के अंदर। और जो यदि हमने पूछताछ किया तभी मालूम पड़ा कि ये लड़की को शराब को 11:30 बजे घुमाने रो रही थी करके माँ से उसके हाथ में लेके घुमा के लाता हूँ करके लेके गया और 12:15 बजे उसको रात को घर पे छोड़ दिया था उसने और बाद में उसको ब्लीडिंग हो गया करके माँ उसकी हॉस्पिटल लेके गई थी। हमने उसको अरेस्ट कर दिया है। उसके खिलाफ 376 IPC के अंदर केस रजिस्टर करके उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया आज हमने और उसको 26 तारीख तक पुलिस कस्टडी मिला है। हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने रिजवान के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया, जिसकी सजा सिर्फ 7 साल ही है, पर ऐसे दरिंदों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए।
थाने के वसई क्षेत्र में आदिवासी महिला के साथ हुए बलात्कार के प्रयास और पिटाई करने के मामले में माणिकपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने व आरोपियों का साथ देने से वहां के नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है व माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वसई स्थित माणिकपुर पुलिस थाने की हद में कामट गांव की रहवासी गीता गणपत सेलार के साथ उस समय जबरन बलात्कार का प्रयास किया गया जब वह अपनी झोपड़ी से बाहर पानी फेंकने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईंट के भट्टे में काम करने वाली आदिवासी महिला मजदूर गीता गणपत सेलार काशत लगभग 11 बजे पानी फेंकने बाहर आई, तब बलात्कार करने की कोशिश कामट गांव के निवासी मन्नू रमाकांत पंडित ने की। जब गीता शेलार अपनी इज्जत बचाने के लिए चिल्लाई तो उसके पति गणपत शेलार तब मामा सुकन्या त्रिमक घर से बाहर निकलकर उसकी इज्जत बचाई। त्या दिवशी आम्ही झोपलेलो होतो, त्या बाई इथे पाणी फेकायला निघली ती, तिला धरले ते मुलाने। धरल्यानंतर ती वरडली तर आम्ही बाहेर निघालो तर ते मुलगाचा बाप आणि दुसरा एक जण होता, ते दोघे जण आले आणि आम्हाला पावराशी दांड्याने मारले। जेवून ना झोपलं होतं, ती बाई निघाली पाणी टाका, तिकून आला तो पोऱ्या त्या उडून पडला। तुम्ही काय केलं तरी? हा काय केलं तुम्ही? उडून पडला आणि निघाला धावत, वरडा लागली ना, धावत निघ ना, त्याला पकडासाठी आम्ही गेलो तर दुसरं आलं, दोघं धावत तिकून ते मारहाण करायला लागला आम्हाला दोघांना। इस बात से खिन्न व इस घिनौने कृत्य को किसी को जानकारी ना हो, इस कारण मन्नू रमाकांत पंडित व उसके पिता रमाकांत गंगाराम पंडित ने मिलकर उस आदिवासी परिवार को डंडों से पीटा और पुलिस में न जाने की धमकी दी। पर इसके बावजूद माणिकपुर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची आदिवासी महिला के साथ पुलिस ने भी न्याय नहीं किया। इस घटना के करीब 15 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। हम पुलिस स्टेशन था, वो टाइम में उनके झोपड़ी पे रमाकांत पंडित और उनके घर वाले रात को जाके उनको दूसरा एक भाई था सुकुर जावेद का औरत, उनको जाके डांटने के बाद गाली दिया, उनको मारने का धमकी दिया। तुम इधर से आज के आज हमारे नाम के ऊपर कंप्लेंट करने को गेला है, अभी के अभी तुम इधर से आने के बाद तुरंत इधर से भाग जाओ, और उनको गंदा गाली दिया। उनके जात के ऊपर गाली दे के उनको बोला बिस्तारा बोझा बांध के तुम इधर से जाओ, चले जाओ, तो हम जीवा था तुमको मार देगा। ऐसा बोलने के बाद हम रात को आने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा, हम सुबह वही बाई को लेके फिर माणिकपुर पुलिस स्टेशन में गया। वो टाइम में रानमले साहिब उधर खुद हाजिर था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर द सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। अंधेरी पूर्व स्थित तोलानी कॉलेज में हिंदी साहित्य मंडल द्वारा एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हिंदी साहित्य मंडल द्वारा तोलानी कॉलेज में एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 14 कॉलेजों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया।
प्रतियोगिता में श्रीमती योगिता जो नृत्य कक्षा चलाती है और मिस्टर निरंजन जो टीवी सीरियल में नृत्य निर्देशक है जज के तौर पर मौजूद थे। इस प्रतियोगिता में 14 कॉलेजों के 24 विद्यार्थियों ने भाग लिया, पर विजय का सेहरा सिर्फ 5 लोगों के सर ही बंधा। इस प्रतियोगिता के वायम कॉलेज के जागृति शिवपुरी और SIS कॉलेज के मेलविन को सांत्वना पुरस्कार मिले। वहीं पाटकर कॉलेज के प्रणील व राधिका पवार दूसरा व तीसरा पुरस्कार मिला, पर आनंदीबाई दामोदर कॉलेज के नैना पालकर बाजी मार ले गई, उन्हें पहला पुरस्कार मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पुरानी कॉलेज से फर्स्ट प्राइज मिला है और पहले तो मैं ये बात जल्दी से घर पर बताऊंगी, फिर अपने कॉलेज पहुंचाऊंगी। पाटकर कॉलेज के अंक सबसे ज्यादा होने के कारण 2003 और 2004 की ट्रॉफी उन्हें ही मिली। जो हमारी लेडी परफॉर्मर थी राधिका पवार, उसको सेकंड प्राइज मिला और प्रणील चौधरी जो कि मेल परफॉर्मर थी, उसको थर्ड प्राइज मिला। उन दोनों की वजह से ट्रॉफी आज मेरे हाथ में है। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ देम कॉलेज हैव गॉट दिस ट्रॉफी। कैसा फील हो रहा है? We are feeling very excited. Exciting and it was very unexpected. And we are proud of both of them. इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष श्री SJ सिंह ने कहा कि इसी तरह वे सदा विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। सारे कॉलेजेस में अपने अपने उत्सव किसी ने अलग अलग जिस तरह के फंक्शंस रखे हुए हैं, उसी वजह से ही इस बार 14 कॉलेज आए, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे कम से कम जो भी बच्चे आए उन्होंने अच्छा अपना टैलेंट शो किया, उनके परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे। मेरा उद्देश्य इतना है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देना ताकि अपनी प्रतिभा को दिखा सकें और साथ ही दूसरे जितने भी अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे आते हैं एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे को समझ सकें। धीरज कुमार के निर्देशन में बन रही फिल्म आबरा का डाबरा की शूटिंग गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में की गई। बच्चों द्वारा अभिनीत यह फिल्म पूर्णतः जादुई कहानी पर आधारित है। बच्चों को ध्यान में रखकर व बच्चों द्वारा अभिनीत इस फिल्म की कहानी पूरी तरह रहस्य और रोमांच से भरी पूरी है। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह एक 3D प्लस फिल्म है, जिसके लिए कोई एक्स्ट्रा लेंस लगाए बिना भी इसे पर्दे पर देखा जा सकता है। इस फिल्म में जॉनी लीवर जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। अरे क्या बात है, बच्चों के साथ में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हेवन में हूँ मैं। ऐसी फिल्मों में काम करना चाहिए एंड आई एम वेरी लकी कि इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। धीरज जी ने मुझे इसमें याद किया, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं। आबरा का डाबरा फिल्म बन रही है, लोग याद रखेंगे। ऐसी फिल्म वर्षों में बनती हैं और ये फिल्म बन रही है, हिंदुस्तान की बेहतरीन फिल्म साबित होगी क्योंकि टेक्निकली बहुत बड़ी फिल्म है। इस फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए निर्माता निर्देशक धीरज कुमार ने कहा कि यह फिल्म सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। देखिए, हमारी फिल्म हैरी पॉटर से कहीं भी इंस्पायर नहीं हुई है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी फिल्म की एक ओरिजिनलिटी है, इसका अपना एक सब्जेक्ट है। हाँ, हमारी कोशिश जरूर है कि हम टेक्निकली इस फिल्म को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो हम जरूर दिखाएं। लेकिन जहाँ तक कहानी का सवाल है और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे म्यूजिक का सवाल है, जहाँ तक हमारी दूसरी चीज़ों का सवाल है, ये फिल्म हमारी कहीं भी किसी भी तरह की फिल्म से मिलती जुलती नहीं है। My character is a very sweet boy, very kind boy, but by suddenly his father dies. But he doesn't believe that his father has died. So as uncle said, he goes to a magic school and then, you've got to watch it. फूल और कांटे व रोजा जैसी हिट फिल्में देने के बाद गुमनामी के अंधेरे में डूबी अभिनेत्री मधु अपने अभिनय की दूसरी पारी की शुरुआत फिल्म कभी सोचा भी न था के जरिए कर रही हैं। इस फिल्म को निर्देशित किया है कलोल सेन ने व निर्माता है राजन शाह व कलोल सेन। फूल और कांटे व रोजा जैसी हिट फिल्म देने के बाद गुमनामी के अंधेरे में डूबी अभिनेत्री मधु अपने अभिनय की दूसरी पारी की शुरुआत फिल्म कभी सोचा भी न था के जरिए कर रही है। इस फिल्म को निर्देशित किया है कलोल सेन ने, वो निर्माता है राजन शाह व कलोल सेन। यह फिल्म जीवन के विभिन्न उतार चढ़ाव को दर्शाती हुई एक अलग फिल्म है। यदि आप मुंबई के एक जागरूक नागरिक हैं और अपने आसपास हो रहे किसी भी तरह के अवैध कार्य, भ्रष्टाचार या जुर्म की जानकारी मुंबई वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे समाचार माध्यम तक उसे पहुंचा सकते हैं। हम आपकी समस्या को आम जनता तथा उससे संबंधित अधिकारी वर्ग तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न करेंगे। हमारा पता है द सिटी न्यूज, सौभाग्य एस्टेट, न्यू नागरदास रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400069। हमारे फोन नंबर्स हैं 32515173 और 28269225। हमारे फैक्स नंबर्स हैं 28381031 और
28236528। ये थे इस सप्ताह की कुछ खास खबरें। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।